Dunyadari is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। क्या किसी वायरस का लैब से लीक होना मुमकिन है? क्या कभी ऐसा हुआ जब कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रयोगशाला से लीक हुआ हो, इस लीकेज के चलते कोई महामारी फैली हो और लोग मरे हों? किसी सरकार ने इस लीकेज को छिपाने, इस पर पर्दा डालने की कोशिश की हो? जवाब है हाँ, ऐसा हो चुका है। कब, कहां और कैसे, ये बताऊंगा आज के एपिसोड में। साथ में कोविड की लैब लीकेज थ्योरी पर दुनिया के एक टॉप महामारी एक्सपर्ट की राय भी बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले एक किस्सा सुनिए। ये बात है 42 साल पुरानी। साल था 1979। रूस में साइबेरिया नाम का एक प्रांत है। यहाँ एक शहर था जिसका नाम बोलने में मेरी जबान लड़खड़ाएगी, आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। बोल के देख भी सकते हैं, हो सकता है कि आपका भी विश्वेश्वरैया मोमेंट आ जाए। इस शहर का नाम था स्वेदलोव्स्क। दरअसल स्वेदलॉ तक तो ठीक है, फिर आधा वा और आधा सा है और फिर पूरा का है, स्वेदलोव्स्क। इसको हम आगे से स्वेदलॉ बोलेंगे, आप आगे के अक्षर समझ लीजिएगा, वरना दुनियादारी ऐसी अटक अटक के चलेगा। अप्रैल 1979 की बात है। इस शहर में एकाएक बीमारी फैली। इस बीमारी का नाम था एंथ्रेक्स। ये बैक्टीरिया जनित एक दुर्लभ बीमारी है। मुख्य तौर पर यह बीमारी जानवरों में होती है। इन्फेक्टेड जानवर के संपर्क में आने पर इंसान भी संक्रमित हो सकते हैं। एंथ्रेक्स का एक दूसरा सोर्स हो सकता है सांस, यानी बीमार करने वाला बैक्टीरिया इंसान की श्वास नली में प्रवेश कर जाए। इस संक्रमण में न्यूमोनिया जैसे लक्षण उभरते हैं। अगर सांस के मार्फत संक्रमण अंदर पहुंचा हो तो इलाज मुश्किल हो सकता है और जान भी जा सकती है। बीमारी का हमने चरित्र चित्रण कर दिया। अब वापस चलते हैं अप्रैल 1979 की घटना पर। ये स्वेदलोव्स्क शहर पर हुआ ये कि स्वेदलोव्स्क में एकाएक कई लोग बीमार होने लगे। बीमारी के लक्षण थे बुखार, खांसी, उल्टी। 6 हफ्तों तक रही ये महामारी। इस दौरान कितनी मौतें हुई ठीक संख्या नहीं पता, लेकिन रपटें बताती हैं कि अनुमानित संख्या 68 से 300 के बीच थी। इस रहस्यमय संक्रमण की खबर मॉस्को भी पहुंची। सरकार ने वहां से एक्सपर्ट्स की एक टीम को स्वेदलोव्स्क भेजा। इस टीम ने जांच पड़ताल के बाद बीमारी की वजह बताई, संक्रमित मीट। उनके मुताबिक एक ऊंट एंथ्रेक्स संक्रमित था और उसका मीट खाने के बाद शहर में बीमारी फैल गई। क्या एक्सपर्ट सच बोल रहे थे? क्या वाकई संक्रमित मांस खाने से यह बीमारी फैली थी? इस सवाल का जवाब मिला घटना के करीब 5 महीने बाद, अक्टूबर 1979 में। उन दिनों वेस्ट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में रूसी भाषा का एक अखबार चलता था। उसने रूस में अंदरूनी सूत्रों के हवाले से एक खबर छापी, सनसनीखेज रिपोर्ट कह दीजिए। इसमें लिखा था कि रूस में बैक्टीरिया से जुड़ा एक बड़ा हादसा हुआ और इसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो रही है। एक तरफ ये रिपोर्ट छपी, दूसरी तरफ अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA को भी कुछ खुसुर-पुसुर सुनाई दी। दबी जमा ही सही इन बातों का सिरा टटोलने के बाद 15 अक्टूबर 1979 को CIA ने डिफेंस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को एक टॉप सीक्रेट केबल भेजा। इसमें लिखा था कि उन्होंने मई 1979 में सोवियत के एक लैब में हुए एक्सीडेंट की चर्चा सुनी है। केबल के मुताबिक यह हादसा स्वेदलोव्स्क शहर स्थित सोवियत बायोलॉजिकल वॉरफेयर इंस्टीट्यूट में हुआ, जिसके चलते 40 से 60 लोग मारे गए। CIA ने यह भी लिखा कि उन्हें लगता है यह घटना सोवियत के कथित जैविक हथियार प्रोग्राम से जुड़ी हो सकती है, बायोलॉजिकल वेपन। अगले कुछ महीने तक भी CIA इस विषय पर सीक्रेट केबल भेजता रहा, इस डिस्क्लेमर के साथ कि उन्हें इस हादसे का संबंध जैविक हथियारों की स्टोरेज से होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन फिर फरवरी 1980 में आकर CIA का स्वर बदल जाता है। उसने वॉशिंगटन को एक गोपनीय केबल भेजा और इसमें क्या लिखा था? सोवियत बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोबेबल कॉज ऑफ द एंथ्रेक्स एपिडेमिक इन स्वेदलोव्स्क। क्या लिखा था इस शीर्षक वाले केबल में? लिखा था कि स्वेदलोव्स्क में हुई हालिया मौतें शायद एक मिलिट्री लैब से लीक हुए एंथ्रेक्स के चलते हुई। एजेंसी के मुताबिक उन्हें अब इस संबंध में ठोस साक्ष्य मिल गए हैं और यह भी पता चला है कि ये लीकेज इरादतन नहीं था, शायद एक्सीडेंटल था।
ठीक इसी टाइम यानी फरवरी 1980 में फ्रैंकफर्ट के उस रूसी अखबार ने फिर एक खबर छापी। इसके मुताबिक अप्रैल 1979 में स्वेदलोवस्क शहर के पास स्थित सोवियत सेना के एक सीक्रेट लैब में धमाका हुआ था और इस धमाके के चलते वहां स्टोर कर रखे गए एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की बड़ी मात्रा हवा में रिलीज हो गई और नतीजतन हजारों लोग संक्रमित हुए और मारे गए। इस खबर को ब्रिटेन, अमेरिका और वेस्ट जर्मनी के और भी कई अखबारों ने पिक किया। तहलका मच गया। सोवियत ने कहा आरोप झूठे हैं, ना तो उन्होंने एंथ्रेक्स स्टोर करके रखा और ना ही ऐसा कोई लीकेज हुआ। लेकिन इस वक्त तक वेस्टर्न स्पाई एजेंसियां इस प्रकरण पर ध्यान लगा चुकी थी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और सोवियत सीक्रेट केबल्स में की गई सेंधमारी के आधार पर उन्होंने जानकारी जुटाई और फिर एक नया नाम सामने आया, कंपाउंड 19। क्या था ये कंपाउंड 19? ये स्वेदलोवस्क शहर के पास स्थित सोवियत सेना के एक सीक्रेट परिसर में था। मालूम चला कि 1979 के अप्रैल में यहाँ यानी कंपाउंड 19 में सचमुच एक बड़ा हादसा हुआ और इसके बाद इस कंपाउंड तक आने वाले रास्ते को सील कर दिया गया, सब रास्तों को। मिलिट्री ने कंपाउंड के डीकंटेमिनेशन के लिए खास ट्रक भी भिजवाए। यहाँ तक कि खुद सोवियत के उस वक्त के रक्षा मंत्री दिमित्री उस्तिनोव ने इस कंपाउंड का दौरा किया। ये सारी चीजें और एडिशनल जानकारियां एक्सीडेंटल लीकेज की थ्योरी को मजबूत करती थी। अब यहाँ एक सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि सोवियत सच में एंथ्रेक्स से कोई जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा हो? उस दौर में केवल सोवियत संघ नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन भी बायोफेयर प्रोग्राम्स चलाते थे। 1975 में इसी को रोकने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन भी हुआ था और उम्मीद थी कि इसके बाद बायोलॉजिकल वेपन बनाने के प्रोग्राम्स थम जाएंगे। लेकिन स्वेदलोवस्क का कथित हादसा इस कन्वेंशन के बाद हुआ था। ऐसे में सोवियत संघ पर आरोप लगे कि वो अब भी भीतर ही भीतर जैविक हथियार बनाने में लगा है और इसीलिए वेस्टर्न देश इस प्रकरण पर सोवियत को घेरने लगे और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया। लेकिन इस प्रसंग में एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए कि सोवियत संघ को सबसे बड़ी राहत इन आलोचनाओं के दौर में किससे मिली? किसने उसके दावों पर मोहर लगाई? उत्तर है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। तब अमेरिका के एक टॉप बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जोशुआ लेडरबर्ग। 20वीं सदी के सबसे नामी वैज्ञानिकों में से एक। बैक्टीरिया जेनेटिक्स पर उनका काम मील का पत्थर माना जाता है और इसके लिए 1958 में ही उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। 1986 में वो लैब लीकेज की घटना की जांच के लिए स्वेदलोवस्क शहर गए थे। अपनी जांच में उन्होंने सोवियत को क्लीन चिट देते हुए कहा, हर महामारी के बाद अफवाह फैलने लगती है। स्वेदलोवस्क शहर में फैले संक्रमण पर सोवियत जो कह रहा है वही सत्य है। और भी कई वैज्ञानिकों ने सोवियत के दावे का समर्थन किया और कहा कि जो साक्ष्य इस देश ने दिए हैं वो विश्वसनीय हैं। लेकिन क्या ये साइंटिस्ट सही थे? जवाब है नहीं। और इस बात का खुलासा हुआ 1992 में। सोवियत संघ के विघटन के बाद राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने स्वीकार किया कि स्वेदलोवस्क में फैली एंथ्रेक्स बीमारी की असली वजह सोवियत सेना की गतिविधियां थी। कैसी गतिविधियां? इसका कच्चा चिट्ठा खुला 15 मार्च 1993 को। इस रोज PNAS यानी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक लेख छपा। इसे लिखा था अमेरिका और रूस के 6 वैज्ञानिकों ने मिलकर। उन्होंने साक्ष्य देकर कंफर्म किया कि अप्रैल 1979 में फैला वो संक्रमण एक्सीडेंटल लैब लीकेज के ही चलते हुआ था। और पता है इन वैज्ञानिकों को जरूरी साक्ष्य दिए किसने थे? ये सबूत उपलब्ध करवाए थे सोवियत संघ के ही 2 डॉक्टरों ने। KGB ने तो बड़ी सफाई से इस घटना से जुड़े सारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड और ऑटोप्सी साक्ष्य मिटा दिए थे, लेकिन उन 2 डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेलकर चुपके से मृतकों का टिश्यू सैंपल सुरक्षित रख लिया था। कितनी लंबी कहानी, दशकों पुराना किस्सा। सवाल ये उठता है कि हम ये सब आज क्यों बता रहे हैं? 2 वजह हैं इसकी। पहली, कोविड की शुरुआत की थ्योरी। दुनिया के वैज्ञानिक 2 धड़ों में बटे हैं। एक कह रहा है कोविड की शुरुआत नेचुरल है, माने ये चमगादड़ से जम करके इंसानों तक पहुंचा, और दूसरे धड़े का मानना है कि शायद वुहान लैब से हुआ कथित लीकेज इसकी वजह है। हमने भी इस बहस पर एक विस्तार से एपिसोड किया था, उसका लिंक आपको आज के दुनियादारी के इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लैब लीकेज थ्योरी की जांच की सिफारिश कर रहे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये आशंका मुमकिन है। ऐसा पहले भी हो चुका है, एक उदाहरण तो हमने ही आपको बताया, इसलिए निष्पक्ष जांच के बिना इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं किस्सा सुनाने की दूसरी वजह पर। हाल में लैब लीकेज थ्योरी से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आई, जिसके मद्देनजर मई 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान आया। उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस आशंका की जांच के आदेश दिए। इस डेवलपमेंट के चलते फोकस का सिरा एक बार फिर वैज्ञानिकों की तरफ चला गया। वो साइंटिस्ट जिनकी सलाह से बाइडेन प्रशासन की कोविड नीति तय होती है। इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, अमेरिका के चीफ महामारी विशेषज्ञ।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर। कोरोना मामलों पर वो राष्ट्रपति बाइडेन के मुख्य मेडिकल सलाहकार भी हैं। लैब लीकेज थ्योरी पर डॉक्टर फाउची की क्या राय है? बाइडेन से पहले फाउची ट्रंप के चीफ मेडिकल एडवाइजर थे। ट्रंप लैब लीकेज की खूब सारी बातें करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे कि कोविड-19 असल में चीन का बनाया जैविक हथियार है जिसने अमेरिका को तबाह करने के लिए इसे विकसित किया है। और यही वो एंगल था जिसके चलते ट्रंप और उन जैसी बातें करने वाले कंस्पिरेसिस्ट की श्रेणी में गिने जाने लगे। वजह क्या है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जैविक हथियार होने की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया था। साइंटिफिक कम्युनिटी में कोरोना के बायोलॉजिकल वेपन होने पर बहस नहीं थी, बहस थी एक्सीडेंटल लीकेज और नेचुरल ओरिजिन थ्योरीज पर। जानकारों ने तार्किक तौर पर भी इसे सही बताया, इसलिए कि इस महामारी का पहला विक्टिम तो चीन खुद ही था। वो मृतकों की संख्या भले ही कम करके बताए, लेकिन असलियत में उसके भी हजारों नागरिक मरे और अर्थव्यवस्था ऑल टाइम लो पर पहुंच गई। अब वापस आते हैं ट्रंप और फाउची पर। कोविड-19 को लेकर दोनों दो धुरियों पर थे। ट्रंप कोविड के इलाज की अनाप शनाप दवाएं बताते, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से एतराज जताते, लेकिन फाउची साइंस का दामन पकड़े रहते। कोविड के ओरिजिन पर भी उनकी अलग राय थी। वो नेचुरल ओरिजिन थ्योरी के पक्षधर थे। लेकिन क्या वो अपनी राय पर अब भी कायम है? जवाब जरा कॉम्प्लिकेटेड है। बीते दिनों लैब लीकेज थ्योरी पर कुछ नई जानकारियां आई। इसका असर फाउची पर भी पड़ा। 11 मई 2021 को फाउची ने सेनेट से कहा, मैं अब नेचुरल डेवलपमेंट थ्योरी पर कॉन्फिडेंट नहीं हूं। एक्सीडेंटल लैब लीकेज भी एक वजह हो सकती है। मैं इस मामले में विस्तृत जांच का पक्षधर हूं। हमें पता लगाना चाहिए कि चीन में दरअसल हुआ क्या था। इस बयान के कुछ ही रोज बाद बाइडेन प्रशासन ने भी लैब लीकेज की जांच के निर्देश दिए। बाइडेन फाउची पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसे में कई जानकारों ने कहा कि मुमकिन है ये फैसला फाउची से परामर्श के बाद ही लिया गया हो। इस डेवलपमेंट के बाद 1 जून 2021 को एक और बड़ी खबर आई। इस रोज वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने फाउची के कई आधिकारिक ईमेल्स पर आधारित खबर छापी। सूचना के अधिकार के तहत पोस्ट ने ये ईमेल हासिल किए थे। इसमें एक संवाद कथित वुहान लैब लीकेज पर भी था। जनवरी 2020 में रिसर्च बायोलॉजिस्ट क्रिस्टियान एंडरसन ने फाउची को भेजे अपने ईमेल में लिखा था कि इस वायरस की एवोल्यूशन थ्योरी की राह इंसानों तक पहुंचने की संभावना सुदृढ़ नहीं है। वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग को बहुत करीब से देखने पर लगता है कि शायद इसके कुछ फीचर्स इंजीनियर्ड हों। इस ईमेल के सामने आने पर कई लोग डॉक्टर फाउची पर सवाल उठाने लगे। इल्जाम था कि उन्होंने आशंकाएं सामने रखे जाने के बावजूद इस पक्ष की अनदेखी की। हालांकि आलोचना करने वालों को शायद खबर न हो कि वो जिन एंडरसन की ईमेल को लेकर फाउची पर उंगली उठा रहे थे, उन्होंने भी मार्च 2020 आते आते अपनी राय बदल ली थी। मार्च 2020 में नेचर मैगजीन में छपे अपने एक लेख में एंडरसन ने वायरस के जेनोमिक सीक्वेंसिंग के आधार पर नेचुरल ओरिजिन थ्योरी की वकालत की थी। खैर जो भी हो, डॉक्टर फाउची की आलोचना थमी नहीं है। अमेरिकियों का एक पक्ष उन्हें हीरो मानता है और दूसरा विलेन। और अब इसी लैब लीकेज के सवाल पर उनसे विस्तृत बातचीत की गई है। अमेरिका की जानी मानी पत्रकार और पॉडकास्टर कैरा स्विशर ने फाउची का एक इंटरव्यू लिया। कैरा स्वे पॉडकास्ट की होस्ट हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम लिखती हैं। फाउची का उनका इंटरव्यू NYT ने भी छापा है। इस इंटरव्यू में स्विशर का पहला ही सवाल लैब लीकेज पर था। उनका सवाल क्या था? वुहान लैब में हुए कथित लीकेज के मसले पर काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है। अप्रैल 2020 में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो लैब लीक थ्योरी को साबित कर देंगे। हालांकि उन्होंने वो कथित सबूत कभी दिए नहीं। इस मसले पर आपकी क्या राय है? और जवाब में फाउची बोले, मैंने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं देखा क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं। आजकल अटकलबाजियां बहुत बढ़ गई हैं। सही डेटा और प्रमाण नहीं आ रहे। कथित जानकारी है कि वुहान लैब में काम करने वाले 3 लोग बीमार पड़े, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अगर ये जानकारियां ठोस हैं तो हमें उन तीनों लैब कर्मियों का हेल्थ रिकॉर्ड हासिल करना चाहिए। मैं खुले दिमाग का इंसान हूँ। बायोलॉजी और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का ज्ञान रखने वाले ज़्यादातर वैज्ञानिक नेचुरल ओरिजिन थ्योरी से सहमत हैं। इस जवाब पर स्विशर ने बाइडेन प्रशासन द्वारा करवाई जा रही जांच को लेकर सवाल किया और इस पर फाउची का जवाब था कि राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को जांच के लिए 90 दिन का समय दिया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। हम सब सच जानना चाहते हैं। इसके बाद स्विशर ने डॉक्टर रॉल्फ बारिक और डॉक्टर मार्क लिपिस्टिस जैसे जाने माने महामारी विशेषज्ञों का नाम लिया। ये वो साइंटिस्ट हैं जो लैब लीकेज थ्योरी की जांच का समर्थन करते हैं। इस पक्ष का जिक्र करते हुए स्विशर ने फिर से जांच का प्रश्न उठाया और तब फाउची ने अपना स्टैंड स्पष्ट करते हुए कहा, आपको वायरस के इवॉल्व होने का अतीत देखना होगा। सार्स, मर्स, इबोला, इनकी हिस्ट्री देखनी होगी।
दशकों बाद भी हम इबोला के प्राकृतिक सोर्स का पता नहीं लगा सके। इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, ये सब जानवरों से जम करके हम तक आए। ये कुदरती प्रक्रिया है। कई जानकार कोविड के बारे में भी यही कह रहे हैं। उन्हें इस वायरस के लैब से आने का कोई संकेत नहीं मिला। हाँ, लेकिन मैं जांच के पक्ष में हूँ। हमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। बतौर साइंटिस्ट मेरा मानना है कि जब तक कोई चीज़ पक्के से साबित नहीं हो जाती, तब तक हमें विकल्प खुले रखने चाहिए। अगर कोई जांच हमें कोविड की शुरुआत के सवाल पर और करीब ले जा सके तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। यहाँ फाउची ने एक जरूरी चीज कहा कि ये जांच वैज्ञानिकों द्वारा हो, राजनीति को इससे दूर रखा जाए, फॉरेंसिक्स पर फोकस हो। फाउची ने यह भी कहा कि जांच की शैली चीन पर दोषारोपण की ना हो, वरना चीन का असहयोग और बढ़ जाएगा। फाउची ने चीन सरकार के तौर तरीकों पर भी टिप्पणी की। कहा कि उनके पास जब कुछ छिपाने को भी नहीं होता तब भी वो पारदर्शी नहीं रहते, सीक्रेटिव बर्ताव करते हैं, जानकारियां छिपाते हैं, स्वभाव ही ऐसा है। इस इंटरव्यू में फाउची ने वुहान लैब की वायरोलॉजिस्ट शी झेंगली पर भी सवाल का जवाब दिया। इल्जाम है कि शी ही कोविड वायरस पर रिसर्च कर रही थी और इसी के दौरान वायरस एक्सीडेंटली लीक हो गया। फाउची ने इस सवाल पर कहा कि वो ना तो शी को जानते हैं, ना कभी मिले, लेकिन उन्होंने टॉप महामारी विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान सुना कि शी बहुत काबिल और ईमानदार साइंटिस्ट हैं और उनके काम का मुख्य मकसद है महामारियों को फैलने से पहले ही रोकना। आपको ये सब बता दिया, लंबा पुराण। ये सब बताने के बाद वापस चलते हैं सोवियत संघ के किस्से पर, जिससे हमने दुनियादारी की शुरुआत की। अप्रैल 1979 में हुए सोवियत लैब लीकेज का वो प्रसंग इन दिनों अमेरिकी मीडिया में खूब छप रहा है। इसकी वजह क्या है? अमेरिका और चीन के बीच भी कुछ कोल्ड वॉर से हालात हैं। कई मुद्दों पर तनाव। सोवियत की तरह चीन भी पारदर्शी नहीं, निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रहा। WHO टीम की वुहान विजिट को लंबे समय तक टाला और जब टीम वुहान गई तो उन्हें कंट्रोल करता रहा। उन्हें वुहान लैब के रिकॉर्ड नहीं दिए और इस पर भी चीन चाहता है कि दुनिया उसके कहे को आखिरी सत्य मान ले। और शायद इसीलिए पत्रकार कम्युनिटी वैज्ञानिकों को स्वेदलोवस्क प्रकरण की याद दिला रही है, आगाह कर रही है कि निष्पक्ष जांच कराए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत है, क्लीन चिट देना गलत है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि नेचुरल ओरिजिन के साथ साथ एक्सीडेंटल लैब लीकेज की भी जांच की जाए। वैज्ञानिक ही वायरस और वायरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। उनकी राय, उनका रुख इस जांच को प्रभावित कर सकता है, इसे लेजिटिमाइज या डिलेजिटिमाइज कर सकता है। इसलिए उनका ओपन माइंडेड होना, जांच का समर्थन करना जरूरी है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।